गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी हमने स्टार्ट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जीएसटी का। अब इसमें हम मॉड्यूल्स ये इंटरमीडिएट के लिए मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं जो आपका आईसीए का स्टडी मटेरियल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर इसको नेक्स्ट टॉपिक है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, स्टार्टिंग कैसे हुई जीएसटी की इंडिया में, वो समझते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ और टॉपिक समझने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया में एक लॉ कैसे बनता है। लॉ मतलब कोई कानून कैसे बनता है, कोई एक्ट कैसे बनता है, तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। तो मान लीजिए किसी कानून को सरकार को कानून बनाना है। सरकार दो होती है इंडिया में, एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो अब कैसे पता चलता है कि कौन सी सरकार किस पे बनाएगी कानून। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जिन्होंने जो लॉ मेकर थे, वो पहले से जानते थे कि इंडिया में जब दो पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट चलेगी, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी, तो फिर इनमें क्लैशेस होंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरी बात मानी जाएगी मेरे स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमारी बात मानी जाएगी क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो लॉ मेकर ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल 7 दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल 7 है। ठीक है, उसमें 3 लिस्ट बना दी गई। लिस्ट मतलब डिवाइड कर दी गई पावर कि भैया इस लिस्ट में जो टॉपिक आ रहे हैं वो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उन पे कानून बनाने के लिए। लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट पे है, स्टेट लिस्ट, जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी उन टॉपिक्स पर। यानी टॉपिक्स के नाम दिए गए, कौन कौन से टॉपिक्स पे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, उसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि किन किन सब्जेक्ट पे, किन किन टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, उस लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट या मिक्स लिस्ट, जिसपे दोनों सरकारों को पावर दी गई है कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया कानून तो ऑब्वियसली वही प्रिवेल करेगा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक है उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इनमें क्लैशेस नहीं हो कि भैया इन सब्जेक्ट्स पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में कोई रेट बढ़ानी है घटानी है तो वो स्टेट के पास पावर नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है। ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में आता है इनकम टैक्स, सॉरी जो इनकम टैक्स का टॉपिक है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कोई चेंजेस कर सकती है। तो ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक चाहिए कि किस टॉपिक पे कानून बनाना है। कोई भी सरकार जब कानून बनाएगी तो वो टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए उसके पास कि भैया किस सब्जेक्ट पे बनाना है कानून। जीएसटी एक सब्जेक्ट हुआ, इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट हुआ, कंपनी एक सब्जेक्ट हुआ, इन्वायरमेंट लॉ है तो इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट हुआ। मतलब कोई भी एक टॉपिक होना चाहिए। और ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें टॉपिक्स के नाम है तो ये तो नहीं लर्न करनी होती, बस रेफरेंस के लिए पढ़ाने के लिए बताई जा रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक्स कहाँ से उठाएगी, यूनियन लिस्ट से उठाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो स्टेट लिस्ट से उठाएगी। अगर कॉन्करेंट है तो कोई भी सरकार उठा सकती है टॉपिक। ठीक है, मान तो टॉपिक कहाँ से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल से मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। पर मान लो सर उस टॉपिक का नाम ही नहीं है, वो टॉपिक है ही नहीं उस लिस्ट में। जैसे अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी, जब जीएसटी इंडिया में लाया जा रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो टॉपिक था ही नहीं किसी लिस्ट में। तो जब टॉपिक ही नहीं है तो कानून बन नहीं सकता, क्योंकि कंपलसरी की टॉपिक तो इसी लिस्ट से मिलेंगे। तो फिर पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। आपको संविधान को बदलना होगा, बदल मतलब पूरी तरीके से नहीं बदलना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा, उसमें जीएसटी का टॉपिक ऐड करना होगा, उसके बाद ही कानून बन सकता है। तो ऐसा ही हुआ था, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी का टॉपिक जोड़ा गया, आर्टिकल 246A जोड़ा गया, आर्टिकल 246A, ठीक है, जोड़ा गया। और इस आर्टिकल में लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी कलेक्ट करेंगे। इसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे। तो यानी कि पहला तो ये क्लियर कर लें कि अगर कोई कानून बनाना है तो पहले टॉपिक चूज़ करना होगा सरकार को। टॉपिक कहाँ से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल से मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो यूनियन लिस्ट से मिलेगा। टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो स्टेट लिस्ट से बनेगा। कॉन्करेंट तो मिक्स लिस्ट है, इसमें जो टॉपिक है वो कॉमन है, कोई भी कानून बना सकता है। और मान लो अगर वो टॉपिक ही नहीं है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना होगा, टॉपिक को ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप उस पर कानून बना सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करोगे तो आप कानून नहीं बना सकते। तो इंडिया में लॉ बनाने के लिए पहली स्टेज है कि कोई टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा, अब टॉपिक मिल गया, अब उस टॉपिक को जानने वाले लोगों की गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, एक कमेटी अपॉइंट होगी, एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी में थोड़े इंडस्ट्री के लोग होंगे, थोड़े एजुकेशनिस्ट होंगे, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है, इसमें फॉरेन ऑथर भी हो सकते हैं, फॉरेन के लोग भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट को जो भी लगता है कि ये जो लोग हैं इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की जाएगी। तो पहली स्टेज थी कि कोई टॉपिक चूज़ करिए, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, उस टॉपिक को जानने वाले लोगों की कमेटी बनाती है सरकार। थर्ड स्टेप, फिर वो एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर तैयार करती है, ड्राफ्ट लेटर या बिल, उसकी वो उसमें बताती है कि क्या क्या होना चाहिए इस कानून में, कैसे क्या प्रोविज़न होनी चाहिए एक्सेट्रा। वो ड्राफ्ट लेटर और बिल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेप थी टॉपिक चूज़ करिए, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा। अगर टॉपिक नहीं है तो यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उस टॉपिक को ऐड करना होगा, अमेंड करना होगा। दूसरा था एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करेगी। तीसरा था ड्राफ्ट लेटर और बिल तैयार करेगी एक्सपर्ट कमेटी। फिर ये जो ड्राफ्ट लेटर और बिल है ये प्रेजेंट किया जाएगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में जाएगी अपनी। हम पूरे इंडिया की बात करें तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा। बोथ हाउसेज मतलब राज्यसभा और लोकसभा। इंग्लिश में अगर बोले तो राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। तो राज्यसभा में पास होगा बिल, पास मतलब मेजोरिटी से मोर देन 50% मेजोरिटी होनी चाहिए। लोकसभा में पास होगा बिल, ठीक है, बोथ हाउस में पास होगा। उसके पास जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इसमें कोई कमी है, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ना कोई कमी है उस बिल में अभी तक, तो फिर वो बिल को वापस मना कर सकता है एक्सेप्टेंस देने से। वापस वो बिल कमेटी के पास लौटेगा, कमेटी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग उस बिल में चेंजेस करेगी, जो भी ओपिनियन राष्ट्रपति ने दिए, प्रेसिडेंट ने दिए। फिर वापस चेंज हो गया तो वापस वो बोथ हाउस में पास होगा, क्योंकि चेंज हो गया, चाहे वो 1% ही चेंज हुआ, कुछ भी चेंज किया अगर आपने बिल में दोबारा, तो वापस से बोथ हाउसेज में जाएगा, वापस से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब क्वेश्चन होता है प्रेसिडेंट कितनी बार लौटा सकता है? बिल्कुल एक बार। मनी बिल है जो फाइनेंस बिल आता है हर साल, उस पर तो राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती लौटाने की, पर अदर देन मनी बिल है तो प्रेसिडेंट एक बार उन्हें लौटा सकता है, उसमें कमी बता के कि भैया क्या क्या चेंजेस वो करवाना चाहता है वो लौटा सकता है प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी एक्सेप्टेंस देगा या साइन करेगा, वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में। अब वो कानून बन जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है इंडिया में किसी भी लॉ को लाने का। पहली स्टेप क्या थी? आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा, टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। टॉपिक के बाद एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट होगी, एक्सपर्ट कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर बिल तैयार करेगी कि भाई उस कानून में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रूल्स और प्रोविजन होने चाहिए एक्सेट्रा। फिर वो बिल बोथ हाउसेज में पास होगा, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद सर क्या होता है? एक्ट किस में डिवाइड होता है? एक्ट चैप्टर्स में डिवाइड होता है। जैसे आपकी बुक में चैप्टर होते हैं 1 2 3, ऐसे एक्ट चैप्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। चैप्टर किस में डिवाइड होते हैं? सेक्शन में। जैसे अपनी बुक में चैप्टर होते हेडिंग्स में डिवाइड होते थे, यहाँ हेडिंग नहीं, जो एक्ट होता है वो चैप्टर बटा होता है 1 2 3, चैप्टर बटे होते हैं सेक्शन में, कि भाई 1 से लेके 10 तक सेक्शन इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे प्रोविज़न बोलते हैं। सेक्शन में जो चीज़ मेंशन होती है उसे प्रोविज़न बोलते हैं कि भाई इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो एक्ट बटा होता है चैप्टर्स में, चैप्टर्स बटे होते हैं सेक्शन में, सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे आप प्रोविज़न बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी की बात करते हैं कि इंडिया में जीएसटी कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। जीएसटी लाने के लिए सबसे पहले जो क्रेडिट आप देंगे वो एनडीए की गवर्नमेंट को ही जाएगा। एनडीए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसे ही जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने कोशिश की थी कि 2000 में, उन्होंने कोशिश स्टार्ट कर दी थी ईयर 2000 में कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कोशिश की। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बोलते हैं केलकर टास्क फोर्स कमेटी। केलकर टास्क फोर्स कमेटी। असीम दास गुप्ता जो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इसके हेड बनाए गए, हेड होता है कमेटी का, ठीक है। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई केलकर टास्क फोर्स कमेटी। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट दी सरकार को कि जो जीएसटी लगना चाहिए इंडिया में वो नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि जीएसटी लगना चाहिए नेशनल बेसिस में इंडिया में। अब व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल बेसिस? किसी भी कंट्री में जीएसटी लगाने के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। कौन से 3 तरीके? एक होता है नेशनल बेसिस पे लगाइए,
नेशनल बेसिस मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर होगी जीएसटी कलेक्ट करने की, स्टेट को कोई पावर नहीं दी जाएगी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी गुड्स और सर्विसेज टैक्स। एक होता है स्टेट बेसिस, नाम से पता चल रहा है केवल स्टेट को पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। एक होता है डुअल बेसिस, डुअल बेसिस मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी। तो जो केलकर टास्क फोर्स कमेटी बनाई, इसने अपनी रिपोर्ट दी पूरा स्टडी करके कि इंडिया में जीएसटी किस बेसिस पे लगना चाहिए। 2004 में इसने रिपोर्ट दी कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। पर इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब सेमी फेडरल है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी राइट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है, दोनों मिलजुल के सरकार चलाते हैं। तो फिर इंडिया में नेशनल बेसिस पे जीएसटी लगाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्टेट बोले फिर हमारी रेवेन्यू तो सेंट्रल ले जाएगी। भाई अभी क्या हो रहा है मार्केट में, अभी आप देखते हैं कि आधा 9% लग रहा है CGST, 9% लग रहा है SGST। फॉर एग्जाम्पल 18% रेट है, तो आधा ले रही है टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा ले रही है स्टेट गवर्नमेंट। पर मान लो कि नेशनल बेसिस पे लगता है तो पहले पूरा टैक्स कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके हिसाब से आप जो लगता है गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से पैसा देती है स्टेट्स को। तो स्टेट अड़ गए कि नहीं हम तो फिर जीएसटी नहीं आने देंगे। जब फिर जीएसटी स्टेट अड़ जाएंगे तो राज्यसभा में बिल पास ही नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में बिल पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा मतलब जहाँ स्टेट के नॉमिनी बैठते हैं। तो फिर बिल अटक जाएगा, बिल अटक जाएगा तो एक्ट ही नहीं बनेगा। तो मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि ठीक है डुअल बेसिस पे लगाएंगे इंडिया में हम जीएसटी, यानी दोनों गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी कि दोनों गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेंगी। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया। ज़्यादातर कंट्रीज़ में या तो नेशनल बेसिस पे लगता है जीएसटी या स्टेट बेसिस पे लगता है, पर ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया। क्लियर यहाँ तक। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगा, फ्रांस में। 1954 में फ्रांस ने जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने धीरे धीरे अडॉप्ट किया। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग गया इंडिया को जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट करने में। तो फ्रांस वो पहली कंट्री है जिसने जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया। वही वैट भी सबसे पहले फ्रांस में ही लगा था, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे सेल्स टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की देन है जीएसटी का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड को। अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, In the year 2000 की बात है, then the Prime Minister mooted the concept of GST। जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कोशिश की थी कॉन्सेप्ट जीएसटी के लाने के लिए, एंड सेटअप अ कमेटी बनाई थी टू डिजाइन अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री में जीएसटी मॉडल कैसे लाया जाए। इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म अ टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एक कमेटी बनाई गई विच इन 2004 स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस। उस कमेटी ने बोला कि इंडिया में जीएसटी जो आना चाहिए वो नेशनल बेसिस पे आना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही राइट होना चाहिए, स्टेट को राइट नहीं दिया जाना चाहिए। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, उस टाइम वो नहीं आ पाया, ठीक है, सरकारें बदल गई। बाद में जो पी चिदम्बरम थे, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में जीएसटी अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2010 से, पर इन्होंने डेडलाइन मिस कर दी, ये जीएसटी लागू नहीं कर पाए। Subsequently, the Union Finance Minister Shri P. Chidambaram, while presenting the Union Budget 6-7, जब यूनियन बजट आता है, बजट हर साल आता है इंडिया का, तो 6-7 में इन्होंने अनाउंस कर दिया दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस, जीएसटी लाया जाएगा फ्रॉम अप्रैल 1, 2010 से। सिंस द जीएसटी मिस्ड सेवरल डेडलाइन, उसके बाद जीएसटी की डेडलाइन बदलती नहीं आ पाया, एंड कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, जीएसटी घिरा रहा अनसर्टेनिटी से, पता नहीं कब आएगा इंडिया में। फिर the talk of you sharing in GST however gained momentum in the year 2004। वो वक्त आ गया कि जब GST इंडिया में अप्लाई होने वाला था, जब 2004 में when एनडीए गवर्नमेंट टेबल, जब एनडीए की सरकार आई इंडिया में, जब बीजेपी लौट के आई, नरेंद्र मोदी की सरकार जब इंडिया में आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंडिया में आई, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अमेंड किया। बताया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों करना होगा, क्योंकि पहले आपको जीएसटी का टॉपिक ऐड करना होगा, तभी आप उस पर कानून बना सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का टॉपिक लाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल लेके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, तो पहले आपको अमेंडमेंट बिल लाना होगा ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट ऑन 19 दिसंबर। तो लोकसभा में पास हुआ बिल 6 मई को, एंड राज्यसभा में पास हुआ 3 अगस्त को। ठीक है, पास हो गया दोनों जगह।
सब्सिक्वेंट टू रेटिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, सभी मोर देन 50% स्टेट्स ने हाँ कर दी कि ठीक है जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तो हम एग्री करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1 अमेंडमेंट बिल आया 2014, रिसीव द असेंट, असेंट मतलब इसे स्वीकृति मिली, और प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट, उन्हें स्वीकृति दे दी ऑन 8 सितंबर 2016 को, एंड बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, और 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। बिल जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो बिल को एक्ट बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं। विच पेव द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंडिया, जिसने जीएसटी के रास्ते बनाए इंडिया में। अब माइंड में क्वेश्चन आ होगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल था, और जब बिल पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो ये क्या फ़र्क है दोनों में? ये फ़र्क है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की गई 122 बार, पर सफलता मिली 101 बार। जरूरी थोड़ी हर बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, ठीक है, कई बार स्टेट मना कर देते हैं, मेजोरिटी नहीं आती, यानी कोशिश 122वां प्रयास था जीएसटी का, पर जीएसटी टॉपिक जब आया 122वां कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की, और 101 बार आपको सफलता मिली है, यानी 21 बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाने की कोशिश की गई, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो पास नहीं हो पाया। In the following year, on 27 March 2017, the central government GST legislation लेके आई, legislation लॉ लेके आई, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल बना 2017, क्योंकि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, तो सेंट्रल ने अपना एक बिल बनाया 2017। एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल बना, आईजीएसटी, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट सामान बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, इसके लिए एक अलग से बिल बना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, क्योंकि बिना लॉ बनाए सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती, इसलिए कानून बनाना पड़ेगा। एक यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल बना 2017, जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गई, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी तो जीएसटी लगेगा, तो उसके लिए अलग से बिल आना पड़ा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल। एक सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017 पर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये बिल लाए गए लोकसभा में। अब ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट बिल क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो ये सारे बिल प्रेजेंट किए गए पास कराने के लिए। लोकसभा पास दीज बिल ऑन 29 मार्च 2017, 29 मार्च को लोकसभा में पास हुए विद द रिसिट ऑफ द प्रेसिडेंट की एक्सेंट, मतलब असेंट मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई 12 अप्रैल 17 को, द बिल वर इनेक्टेड, और अब ये बिल ना रखे, इनेक्ट हो गए, लॉ बन गए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? इट इज़ अ विन फॉर डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ इंडिया, एक तरह से लोकतांत्रिक देश की जीत है, एंड अ विक्ट्री फॉर एवरीवन, जीएसटी विल इम्प्रूव द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जीएसटी लाते समय। The enactment of Central Act was followed by enactment of the state GST law by various state legislature, मतलब जब जो सेंट्रल CGST एक्ट में लिखा है वही चीज़ें SGST एक्ट में लिखी हैं, बस नाम अलग है, क्योंकि SGST तो स्टेट लगाएगा, तो हर स्टेट को SGST बिल अपने स्टेट में पास करना होगा, और CGST बिल सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार वर अमंग द फर्स्ट वन, ये वो पहले स्टेट थे टू पास देयर रिस्पेक्टिव स्टेट GST लॉ, जिन्होंने अपनी विधानसभा में GST लॉ पास किया। अरुण जेटली उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका क्या स्टेटमेंट है? इट इज़ नॉट द एंड बट स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ये कोई अंत नहीं है, ये एक नई जर्नी, नई यात्रा की शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कश्मीर में 8 जुलाई को क्यों लगा, अब तो ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कश्मीर पहले स्पेशल स्टेट था, स्पेशल स्टेट जो आर्टिकल 370 आप पढ़ते थे अब वो हटा दिया गया, अब कश्मीर पे सारे लॉ जो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी एज इट इज़ अप्लाई होंगी। पहले ही होता था कि कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, जब स्पेशल स्टेट होता है तो पहले कोई कानून लगाने से पहले आपको उस स्टेट की परमिशन लेनी होती है, उस स्टेट की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर अलाउ करे तभी वो कानून आप वहाँ लगा सकते हैं। तो कश्मीर की विधानसभा ने 8 जुलाई 17 को परमिशन दी थी, इससे वहाँ पे 8 दिन लेट लगा था, पर पूरे इंडिया में जीएसटी जो अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ था। तो जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर उसे सुधारा गया, विच अटेम्प्ट, कोशिश की गई टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट, कि एक ही मार्केट बने, बहुत सारे अलग अलग जो टैक्स लग रहे थे वो नहीं लगे। जीएसटी है सब्ज्यूम मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स से, बहुत सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती थी पहले, सर्विस टैक्स जो सर्विस पे लगता था, वैट यानी सेल्स टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो पहले सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये बंद हो गया। कोई लग्जरी टैक्स लगता था, लग्जरी गुड्स पे बंद हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी टिकट्स पे, वाटर पार्क्स पे बंद हो गया। कोई एंटरटेन एक्सेट्रा, ये सारे टैक्स मर्ज हो गए और जीएसटी में आ गए। अभी भी कुछ आइटम हैं जिन पे पुराने टैक्स लगते हैं, वो अभी पढ़ेंगे, पर 99% ये सारे टैक्स हट चुके हैं और इनकी जगह एक ही नाम से, जीएसटी के नाम से आपको टैक्स देना होता है।
VAT and GST are often interchangeably as the latter denote comprehensiveness of VAT by coverage of goods and services. VAT बोलते थे, VAT और GST एक तरह से इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ होते हैं, क्योंकि जो VAT का कॉन्सेप्ट है वही GST में यूज़ किया गया है। अभी आप समझेंगे कि VAT क्या था आगे जाके। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और जीएसटी 1954, यानी 1954 में फ्रांस पहली कंट्री था जिसने जीएसटी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था। प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज have implemented VAT or GST in some form or other because this tax has the capacity to raise revenue in the most transparent and neutral manner। ज़्यादातर कंट्री 160 से ज़्यादा देश इस कंट्री को इस टैक्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। और ये टैक्स जीएसटी अडॉप्ट करने का फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें टैक्स की चोरी बहुत कम तरीके से हो पाती है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप टैक्स की चोरी कर पाएँ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ फॉलो यूनिफाइड जीएसटी, देयर इज सिंगल टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने सिंगल बेसिस पे, यानी या तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी या यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी, ऐसा नहीं होगा दोनों मिलकर लगाएंगे। ज़्यादातर कंट्री ने तो सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। पर हाउएवर इन अ फेडरल पॉलिटिक्स, फेडरल मतलब जहाँ मिलजुल के सरकारें चलती हैं, लाइक ब्राज़ील, कनाडा, और डुअल जीएसटी सिस्टम इज प्रेवलेंट, वहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल चलता है। अंडर डुअल जीएसटी इज लेवल मतलब चार्ज किया जाता है जीएसटी बाय बोथ द फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल को लाया गया क्योंकि इंडिया में भी दोनों सरकारें चलती हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, तो दोनों सरकार को राइट दिया गया कि दोनों मिलकर लगा सकती हैं जीएसटी। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी की तरफ कि जीएसटी क्या है, तो पहले से समझते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया, पुराने टैक्स में से क्या प्रॉब्लम थी कि जीएसटी को लाना पड़ा। तो पहले हम पुराना टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हमें नया अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले की बात हो रही है जीएसटी आने से पहले, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर तो समझते हैं जो पहले प्रोडक्ट बनाएगा और आगे बेचेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, 10,000 प्राइस है, जो बेचेगा। इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके बेचता है कस्टमर को सामान, तो इसमें कॉस्ट भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गई, ठीक है। अब ये बेच रहा है प्रोडक्शन, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है बेचता है, तो पहले जैसे वो फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेगा उसे सरकार को एक टैक्स देना होगा जिसे एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था, बर्डन आप कस्टमर पे ही डालेंगे। और मान लेते हैं इसकी रेट है 10%, तो 10,000 1,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी होगी। जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेगा, ये शोरूम पे ले जाएगा सामान बेचने के लिए, तो जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे सामान, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होता था जिसे एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। अब ये टोटल 11,000 का हो गया। क्लियर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, हाँ ये वाला टैक्स देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सामान शोरूम पे आ गया, जहाँ से सामान कस्टमर को बेचेगा। अब जब आप कस्टमर को बेचेंगे तो सेल हो रही है, ठीक है, सेल हो रही है, तो इस पर लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं आप। और ये लेती थी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो सेल पे भी एक टैक्स देना होगा, इसे वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। मान लेते 10% ही रेट है इस प्रोडक्ट पे, तो 1100 हो गया, राइट। और ये लेगी स्टेट गवर्नमेंट, और टोटल बिल बन गया 12,100, ये कस्टमर पे करेगा। मिस्टर बी, मान लेते बी को बेच रहा सामान, तो बी ने इतना अमाउंट पे किया इनको 12,100, क्लियर। अब ए ने क्या किया, 1,000 रुपये तो दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 1,100 रुपये दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ तक आगे होगा समझ में, राइट। अब बी की बात करते हैं। बी मान लेते हैं आगे बेचेगा, ये तो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं होलसेलर या रिटेलर, और ये फिर कस्टमर को बेचते हैं। अब मान लेते हैं बी आगे बेच रहा है सी को, मिस्टर बी बेचेगा सी को। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बोला कि जो खरीदने पे जो तुम टैक्स दे के आ रहे हो, इसे तुम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, तुम खर्चा नहीं मानोगे। वैसे बी का खर्चा हुआ है 12,100, राइट, क्योंकि बी ए को 12,100 रुपये दे के आए, पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे वैट तुम दे के आ रहे हो, ये तुम अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, ठीक है, कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, यानी खर्चा नहीं मानोगे, तो बी का खर्चा 11 ही होगा। वैसे 11 नहीं हुआ है, बी का खर्चा 12,100 रुपये हुआ है, 12,100 रुपीज़ ये पे करके आया है। पर सरकार ने मना कर दिया कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो तुम सेल्स टैक्स और वैट दे के आ रहे हो, इसे अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे, इसका लॉजिक अभी हम समझेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो 11,000 कॉस्ट हो गई बी की, इसमें बी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा,
सपोज प्रॉफिट वो जोड़ रहा है 5000, अब वो सी को बेचेगा 16000। ऑब्वियसली वो ऐसे बताएगा नहीं सी को, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वो तो सीधे 16000 ही प्राइस बताएगा सी को। फिर सी को जब बेचेगा तो वो भी टैक्स देगा। अब बी कोई मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, तो ये एक्साइज ड्यूटी तो नहीं देगा, पर सेल तो कर ही रहा है, तो ये वैट देगा, वैट या सेल्स टैक्स ये तो देना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। कोई मान लेते 10% रेट है, तो 1600 टैक्स कलेक्ट करेगा सी से, और टोटल पैसे लेगा सी से 17,600। फिर 16,000 तो प्राइस हो गई सामान की, और 1600 रुपये हो गया टैक्स, और ये हो गया 17,600। ये होता था पहले। अब पहली बात तो हम डिस्कस कर देंगे इसमें कमी क्या थी। देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है, यहीं पर है। पहले आपने ए ने क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी दी थी 1000 रुपये, उसने 11,000 रुपये हो गई थी प्राइस। फिर जब वो बेच रहा है शोरूम से कस्टमर को सामान, तो दोबारा सेल्स टैक्स दे रहा है, तो सेल्स टैक्स किस पे लग रहा है, 11,000 पे लग रहा है। तो 11,000 में ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट इंक्लूड है, जैसे एक्साइज ड्यूटी बोल रहे हैं, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, यानी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है 11,000 में, ये टैक्स ही एक्साइज ड्यूटी है टैक्स। अब दोबारा आप इस पे टैक्स लगा रहे हो, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स पे टैक्स लगता है तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट लॉ की लैंग्वेज में। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब जब टैक्स पे टैक्स लगने लग जाता है, तो इस चीज़ को लॉ में कास्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है, और ये गलत है। यहाँ डबल टैक्सेशन हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, तो आप टैक्स पे टैक्स थोड़ी ले सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट की वैल्यू पे लो, प्रॉफिट पे लो, पर आप टैक्स पे टैक्स थोड़ी ले सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गलत हो रहा था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। अब हम बात करते हैं बी की। बी ने पब्लिक से कलेक्ट किया टैक्स, कितना, 1600, ये देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो 1600 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। बी की बात हो रही है अभी। अब बी बोलेगा कि मैंने आपको पहले भी तो दे दिए 1100 रुपये, सेम प्रोडक्ट पे 1100 रुपये वो स्टेट गवर्नमेंट को पहले ही दे दिए बी ने, जब वो ए से सामान खरीद के लाया था, तो ए ने उससे 1100 रुपये का सेल्स टैक्स कलेक्ट किया था, और ये सेल्स टैक्स कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वैट। तो बी बोलेगा कि पहले ही मैं 1100 रुपये दे चुका हूँ, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आप पहले हमें 1100 रुपये दे चुके, तो आप उसे डिडक्ट कर लो जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो 1600 लिए हैं इसने टोटल, इसमें से 1100 वो पहले ही दे चुका है सेम प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को, तो डिडक्ट हो जाएगा, और नेट अमाउंट ही वो गवर्नमेंट को देगा 500, ठीक है। वैट में ऐसा ही होता था कि एट द टाइम ऑफ सेल जो आप कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जो आप एट द टाइम ऑफ सेल कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ परचेज जो कस्टमर को आप मतलब जो आप पे करके आए खरीदने पे जो प्रोडक्ट को टैक्स, उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सेल जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप पे करके आए हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट करा जाएगा, उसके बाद जो नेट अमाउंट आएगा वही गवर्नमेंट को देना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। आप इनपुट टैक्स का क्या ले रहे हैं, क्रेडिट, ताकि डबल टैक्स थोड़ी दूंगा मैं। खरीदने पे भी मुझसे ले लिया आपने 1100 रुपये सेम प्रोडक्ट पे, और बेचने पे भी मुझसे ले रहे हो 1600 रुपये, तो डबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला डबल टैक्स से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आपने जो बेचने पे कलेक्ट किया उसमें से जो खरीदने पे आप ऑलरेडी दे चुके हैं इनपुट टैक्स, वो डिडक्ट करवा लीजिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ITC क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। वैट में ऐसा ही होता था, ठीक है, और GST में भी ऐसा ही होता है, तभी तो वैट और GST इंटरचेंजेबली यूज़ होता है वर्ड। GST में भी ये होता है कि जो खरीदने पे टैक्स लेंगे दे के आएंगे उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स, जो बेचने पे आप कस्टमर से कलेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट टैक्स डिडक्ट होगा, और जो नेट अमाउंट आएगा यही गवर्नमेंट को आपको देना होगा, ठीक है। पर पुराने टैक्स में प्रॉब्लम क्या थी, एक्साइज ड्यूटी की वजह से डबल टैक्सेशन होता है, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। वैट में तो चलो आपको मिल रहा था क्रेडिट, पर अब आप कहेंगे सर एक्साइज ड्यूटी भी तो दी थी बी ने खरीदने पे, इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कॉन्सेप्ट समझिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी, राइट। ये और वैट कौन ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो खरीदने पे वैट किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट पे। बेचने पे वैट किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट तो दे रही है क्रेडिट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया टैक्स है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया 1000 रुपये, तो स्टेट क्यों डिडक्ट करेगा, वो बोलेगा मैं अपनी रेवेन्यू कम क्यों करूँ, क्योंकि वो टैक्स तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगो क्रेडिट, मैं तो नहीं दूंगा। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं देती थी, इस वजह से डबल टैक्सेशन का सिस्टम जनरेट होता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं देती थी, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन आती थी कि क्योंकि आपने ये टैक्स दिया है केंद्र सरकार को,
ठीक है, और ये देना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी हम अपनी इनकम कम क्यों करेंगे, अगर मान लो 1000 रुपये और घटाने देती तो स्टेट को कुछ इनकम ही नहीं मिलती। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि जो स्टेट को टैक्स दिया वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से डबल टैक्सेशन होता था, टैक्स पर टैक्स लगता था। अब हम इसी एग्जाम्पल को समझेंगे जीएसटी में। सेम एग्जाम्पल है, मान लीजिए वही ए ने गुड्स बनाया 10,000 में बेच रहा है बी को, अब तो जीएसटी लगेगा, आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं है, आपको वैट नहीं है, अब एक ही नाम से टैक्स लगेगा जीएसटी। मान लेते हैं वही रेट है 10%, तो 1000 लगा जीएसटी। अभी 11,000 रुपये का बिकेगा बी को, ये मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया ए को और हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट, बी को गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे जो टैक्स दिया है वो तुम कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे, उसे खर्चा नहीं मानोगे, क्योंकि उसका हम आपको क्रेडिट देंगे। तो बी के लिए कॉस्ट हो गई 10,000। क्लियर। बी प्रॉफिट कितना कमाता है 5,000, तो प्रॉफिट हम वही एज्यूम करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट सेम रखते हैं समझने के लिए। प्रॉफिट बी को कमाना है 5,000, अब कस्टमर को बेचेगा ये 15 में, राइट। अब जब ये बेचेगा तो बी भी जीएसटी लेगा सी से, जब तक कस्टमर को बेचोगे। इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो आप कस्टमर पे डालोगे 1500, टोटल बिल बनेगा 16,500 का। चलिए, अब आप देख सकते हैं जो सामान पहले 17,600 का मिल रहा था सी को, आज जीएसटी आने के बाद वही सामान 16,500 का मिल रहा है। यानी जीएसटी के आने से रेट्स कम हुई हैं और प्रैक्टिकली भी कम हुई हैं। जीएसटी के आने से सामान सस्ता हुआ है, क्योंकि एक तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, और अब एक ही नाम से टैक्स लग रहा है, दो नाम से टैक्स नहीं लग रहा। अब बात करते हैं बी की। बी कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, वही बेचने पे जो टैक्स कलेक्ट किया उसे बोलेंगे आप आउटपुट टैक्स। खरीदने पे जो टैक्स पे करके आया उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होगा, ये आउटपुट टैक्स हुआ। जो बेचने पे कलेक्ट हुआ वो आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे दे के आया था वो इनपुट टैक्स, और 5 नेट अमाउंट ही वो गवर्नमेंट को देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये जो नेट अमाउंट है यही बी गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी बोल सकते हैं आप। अब सर वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे तो लगता है। बी ने देखिए अपनी तरफ से वैल्यू कितनी बढ़ाई थी प्रोडक्ट की, 5,000, राइट। 10,000 तो वो एक को दे के आया था, खरीद के आया था, वो तो कॉस्ट है। अपनी तरफ से वैल्यू तो 5,000 ही बढ़ाई थी ना, तो कोई बच्चा सीधे भी आंसर निकाल सकता है। सर देखो 5,000 बी ने वैल्यू ऐड की, इस पर 10% टैक्स की रेट है, तो सीधे आंसर आ जाएगा 500। चाहे आप ऐसे निकाल लो, आउटपुट माइनस इनपुट करो, तब भी 500 टैक्स देना है गवर्नमेंट को। या बी ने जो अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की है, प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू बढ़ाई है, उस पर सीधे टैक्स की रेट अप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट, कोई भी वैल्यू आपने चाहे एक्सपेंसेस के नाम से कोई वैल्यू जोड़ी हो प्रोडक्ट में, या प्रॉफिट के नाम से कोई वैल्यू जोड़ी हो, इन सब के टोटल को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, और उस पर टैक्स देना होता है। तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। और अब डबल टैक्स नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, राइट। तो ये जीएसटी को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लगता था, जिससे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था प्रोडक्ट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे थे उसका स्टेट गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देती थी, क्रेडिट मतलब डिडक्ट नहीं करने देती थी। और जो आप स्टेट को दे रहे थे टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिडक्ट नहीं करनी देती थी। वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट थे, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग था, सर्विस टैक्स हाँ डिपार्टमेंट अलग है, और स्टेट का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग है। अब एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी। अब डबल टैक्सेशन नहीं होता है। जो आपने टैक्स पे किया है खरीदने पे उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, जो आप बेचने पे कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं वो रहा है आउटपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यू एडिशन आपने किया, जो अपनी तरफ से वैल्यू बढ़ाई, अब चाहे वो एक्सपेंसेस के नाम से कोई खर्चा जोड़ा प्रोडक्ट में, या प्रॉफिट के नाम से जो खर्चा जोड़ा, ये वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यूडेशन पे जो रेट है उसी रेट से आपको टैक्स देना होगा। क्लियर। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।